सबसे पहले उस अपडेट पर बात करते हैं जो निजी क्षेत्र के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला माना जा रहा है। बात ईपीएफओ के अंतर्गत चलने वाली कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस की न्यूनतम मासिक पेंशन को लेकर है। अभी की स्थिति में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 भारतीय नेपाली रुपया प्रति माह है। यह रकम लंबे समय से पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि आज की महंगाई, दवाइयों के खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें, किराया, बिजली पानी के बिल और परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के सामने 1000 भारतीय नेपाली रुपया की राशि वास्तविक जीवन में बहुत कम पड़ती है। इसी वजह से कई वर्षों से यह मांग उठती रही कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति केवल नाम की पेंशन पर न टिके बल्कि अपनी बुनियादी जरूरतें भी ठीक तरह से पूरी कर सके। अब जो चर्चा तेज हुई है वह यह है कि केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5000 भारतीय नेपाली रुपया प्रतिमाह करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर सकती है। यह बात साफ समझना जरूरी है कि इस समय इसे प्रस्ताव, संभावना, विचार के रूप में ही देखा जा रहा है, क्योंकि अंतिम फैसला और आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद ही कोई बात पक्की मानी जा सकती है। फिर भी जिस तरह से इस मुद्दे पर बार बार विचार की बातें सामने आती रही हैं और पेंशनर्स की ओर से लगातार दबाव रहा है, उससे उम्मीद बनती है कि सरकार इस विषय को आगे बढ़ाकर किसी चरण पर निर्णय ले सकती है। यदि भविष्य में यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालने वाला कदम बन सकता है। अब सवाल यह है कि अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो इसका लाभ किन लोगों को मिल सकता है। सामान्य तौर पर ईपीएस के तहत पेंशन उन्हीं सदस्यों को मिलती है जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम सेवावधि पूरी की हो। अक्सर यह शर्त बताई जाती है कि कम से कम 10 साल की सेवा योगदान अवधि पूरी होनी चाहिए, तभी मासिक पेंशन का अधिकार बनता है। मतलब यह कि जिन लोगों ने ईपीएफओ के अंतर्गत नौकरी की, नियमित रूप से योगदान हुआ और सेवा के निर्धारित वर्षों को पूरा किया, वही ईपीएस पेंशन के दायरे में आते हैं। इसलिए जो लोग अभी न्यूनतम पेंशन पर हैं, उनके लिए यह खबर सीधे राहत की उम्मीद लेकर आती है। 5000 भारतीय नेपाली रुपया प्रतिमाह की पेंशन किसी के लिए बहुत बड़ी लग सकती है, किसी के लिए फिर भी सीमित, लेकिन 1000 भारतीय नेपाली रुपया की तुलना में एक बड़ा सुधार माना जाएगा, क्योंकि इससे कम से कम दवाइयों, छोटे खर्चों और आवश्यक बिलों में कुछ स्थिरता आ सकती है। यहां एक जरूरी बात और है, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि पेंशन बढ़ने की खबर आते ही तुरंत अगले महीने से नई राशि मिल जाएगी। वास्तविकता यह है कि सरकारी स्तर पर किसी भी बदलाव के लिए प्रक्रिया होती है, वित्तीय प्रावधान, नियमों में संशोधन, अधिसूचना, सिस्टम अपडेट और फिर चरणबद्ध कार्यान्वयन। इसलिए फिलहाल सबसे समझदारी यही है कि किसी भी अनौपचारिक संदेश, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या बिना स्रोत की खबर पर भरोसा न किया जाए। केवल ईपीएफओ या सरकार की आधिकारिक जानकारी ही अंतिम सत्य मानी जाए। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति 8 रबक की खबर कहकर तारीखें बताने लगे तो उससे सीधे पूछिए कि अधिसूचना कहां है, लिंक कहां है या आधिकारिक बयान कहां है। बिना आधिकारिक प्रमाण के ऐसी बातें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं। अब इसी विषय से जुड़ा दूसरा पहलू भी सामने आता है। सरकार और ईपीएफओ सेवाओं को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। पेंशन वितरण, पीएफ निकासी, शिकायत निवारण, जीवन प्रमाण पत्र जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़े, दस्तावेजों की दिक्कतें कम हो और पेंशनर को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इन लक्ष्यों पर लगातार काम होने की बात कही जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन दिशा यही है कि सेवाएं अधिक सुगम हो। ऐसे में हर सदस्य के लिए एक व्यावहारिक सलाह यह है कि अपना यूएएन, केवाईसी, बैंक खाता विवरण, नाम,
जन्म तिथि, आधार लिंकिंग, नॉमिनी और सेवा रिकॉर्ड नियमित रूप से जांच कर सही रखें। कई बार पेंशन या क्लेम अटकने का कारण बड़ा नियम नहीं बल्कि रिकॉर्ड में छोटी सी गलती होती है, नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि का फर्क, बैंक अकाउंट का मिसमैच या योगदान अवधि में गैप। ये छोटी चीजें बाद में बड़ा नुकसान कर देती हैं, इसलिए अभी से अपने रिकॉर्ड दुरुस्त रखना ही समझदारी है। यहां ईपीएफओ के बारे एक जरूरी संदर्भ समझना भी उपयोगी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सरकारी निकाय है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में प्रमुख भूमिका निभाता। इसकी स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत मानी जाती है। ईपीएफओ के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रमुख योजनाएं चलती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना ईडीएलआई। ईपीएफ में सेवा के दौरान जमा राशि रिटायरमेंट या अन्य पात्र कारणों पर निकलती है। ईपीएस का उद्देश्य मासिक पेंशन के जरिए रिटायरमेंट के बाद नियमित सहारा देना है। ईडीएलआई बीमा सुरक्षा से जुड़ा एक लाभ है। अभी जो संभावित बदलाव चर्चा में है वह ईपीएस की न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर है, इसलिए इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो ईपीएस के अंतर्गत पेंशन पा रहे हैं या भविष्य में पात्र होंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो केवल एक उम्मीद नहीं बल्कि न्यायिक स्तर पर एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा निर्णय टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसने ईपीएस -95 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों को एक तरह की कानूनी और नैतिक मजबूती दी है। लंबे समय से पेंशन की गणना, नियमों की व्याख्या और अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के साथ नियमों के अलग व्यवहार को लेकर विवाद रहे हैं। कई मामलों में पेंशनर्स ये महसूस करते रहे कि उन्हें उनके वास्तविक हक के अनुसार लाभ नहीं मिला या नियमों की व्याख्या ऐसी की गई जिससे पेंशन कम बन गई। सुप्रीम कोर्ट की बात का सार यह है कि पेंशन किसी संस्था की मेहरबानी या उपहार नहीं है बल्कि कर्मचारी के लंबे योगदान और सेवा के बदले उसका अधिकार है। यह वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह सोच बदलने वाला सिद्धांत है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि पेंशन को दया दृष्टि से नहीं, अधिकार और सम्मान के साथ देखा जाए। अदालत का यह दृष्टिकोण उन स्थितियों को चुनौती देता है जहां पेंशनर को बार बार साबित करना पड़ता है कि वह सहायता का पात्र है, जैसे कोई एहसान मांगा जा रहा हो। अदालत ने जोर देकर यह संकेत दिया कि पेंशन कर्मचारी के सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और सेवा के मूल्यांकन का हिस्सा है। इस तरह की न्यायिक व्याख्या का प्रभाव केवल मौजूदा पेंशनरों तक सीमित नहीं रहता, यह भविष्य में रिटायर होने वालों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। क्योंकि जब भी किसी नियम की अस्पष्टता या भिन्न व्याख्या सामने आती है तो अदालतों के पुराने सिद्धांत मार्गदर्शक बनते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अगले दिन से सभी की पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि पेंशन से जुड़े विवादों में अधिकार वाली सोच को मजबूती मिलती है और प्रशासनिक स्तर पर भी अधिक स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था की उम्मीद बढ़ती है। अब एक और बिंदु जिस पर चर्चा तेज होती है, ईपीएस -95 के तहत पेंशन में अगर आगे किसी प्रकार की बढ़ोतरी या पुनर्गणना होती है तो क्या यह सभी को समान मिलेगी? विशेषज्ञों और जानकारों की राय में यदि कोई संरचनात्मक बदलाव आता है तो संभव है कि बढ़ोतरी एक जैसी न होकर अलग अलग श्रेणियों में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंशन का संबंध सेवा अवधि और योगदान जैसे कारकों से भी होता है। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों की सेवा अवधि 15, 20 या 25 साल से ज्यादा रही या जिनका योगदान अधिक रहा, उनके लिए लाभ का स्तर अलग हो सकता है, जबकि कम सेवा अवधि वालों को भी न्यूनतम स्तर पर उचित सुधार मिल सकता है। इसका उद्देश्य सिस्टम को संतुलित और न्याय संगत बनाना होता है
ताकि लंबे समय तक योगदान देने वालों के साथ न्याय हो और साथ ही न्यूनतम स्तर पर कोई भी पेंशनर अत्यधिक कम राशि पर न रहे। इसी से जुड़ा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है उच्च पेंशन का विकल्प। कई कर्मचारी ऐसे रहे जिन्होंने नियमों के अनुसार अधिक वेतन, अधिक आधार पर पेंशन का विकल्प चुना या बाद में उस विकल्प को लेकर कानूनी प्रक्रियात्मक विवाद बने। सामान्य समझ में उच्च पेंशन का संबंध अंतिम वेतन या निर्धारित नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन से जोड़ा जाता है। अदालतों के निर्देशों और भविष्य के सुधारों के बाद ऐसे मामलों की समीक्षा अधिक व्यवस्थित तरीके से होने की संभावना रहती है। ईपीएफओ की तरफ से भी समय समय पर संकेत मिलता है कि ऐसे मामलों को पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड और नियमों के आधार पर सुलझाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी का योगदान रिकॉर्ड अधूरा है या वेतन योगदान विवरण में त्रुटि है तो उसे सुधार की प्रक्रिया के जरिए ठीक किया जा सकता है ताकि पेंशन वास्तविक पात्रता के अनुसार तय हो सके। अब एक और सवाल जो हर पेंशनर के मन में तुरंत आता है, अगर पुनर्गणना होती है और ये पता चलता है कि वर्षों से कम पेंशन मिल रही थी तो क्या पिछला पैसा यानी एरियर मिलेगा? इस विषय पर फिलहाल अक्सर स्थिति स्पष्ट नहीं होती क्योंकि एरियर का निर्णय वित्तीय भार, प्रशासनिक प्रक्रिया और नियमों की व्याख्या पर निर्भर करता है। कई बार एरियर की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है, कभी सीमित अवधि के लिए लागू की जाती है और कभी अदालत सरकार की अलग दिशा निर्देशों के आधार पर तय होती है। इसलिए यहां भी वही बात लागू होती है, अनुमान और अफवाह से नहीं, केवल आधिकारिक निर्देशों से ही निष्कर्ष निकालें। अगर भविष्य में एरियर पर स्पष्ट दिशा निर्देश आते हैं तभी यह पक्का कहा जा सकेगा कि किसे कितना और किस प्रक्रिया से मिलेगा। इन सभी पहलुओं के बीच सबसे जरूरी काम पेंशन धारकों के लिए यह है कि वे अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड मजबूत रखें। सेवा रिकॉर्ड एंड नियुक्ति, त्यागपत्र की तारीखें, वेतन पर्चियां, योगदान का विवरण, यूएएन से जुड़ा इतिहास, पेंशन से संबंधित पत्राचार, बैंक स्टेटमेंट और ईपीएफओ पोर्टल पर उपलब्ध विवरण, इन सब की कॉपी सुरक्षित रखना आगे बेहद काम आ सकता है। किसी भी सत्यापन, पुनर्गणना या शिकायत समाधान में सबसे पहले दस्तावेज ही मांगे जाते हैं। जिनके पास रिकॉर्ड व्यवस्थित होता है उनका काम तेज होता है और जिनके पास रिकॉर्ड बिखरा होता है वे अक्सर महीनों तक भटकते रह जाते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके ईपीएफओ रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है, जैसे नाम, जन्मतिथि, सेवा अवधि, कंपनी का विवरण या योगदान महीनों में अंतर हो, इसे जितना जल्दी हो सके सुधारने की कोशिश करें। कई लोग सोचते हैं कि अब तो पेंशन आ रही है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि भविष्य में अगर किसी प्रकार का संशोधन, पुनर्गणना या पात्रता आधारित लाभ लागू होता है तो वही रिकॉर्ड आधार बनेगा। रिकॉर्ड में गलती होगी तो लाभ अटक सकता है या कम हो सकता है। इसलिए समय रहते सुधार कराना ही सुरक्षित रास्ता है। अब इन दोनों अपडेट को जोड़कर अगर बड़ी तस्वीर देखें तो एक तरफ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की चर्चा उम्मीद देती है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त और स्पष्ट सोच ये बताती है कि पेंशन केवल भुगतान नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान का विषय है। ये दोनों संकेत बताते हैं कि पेंशनरों के मुद्दे सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है बल्कि नीति और न्याय दोनों स्तरों पर चर्चा में है। लेकिन यहां एक सीधी कड़वी सच्चाई भी समझनी होगी, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आती तब तक 5,000 भारतीय नेपाली रुपया वाली बात को अंतिम सत्य मानकर योजना बनाना जोखिम भरा है। और जब तक किसी मामले में स्पष्ट निर्देश, परिपत्र, नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक एरियर या पुनर्गणना जैसी चीजों पर निश्चित दावा करना भी गलत होगा। इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय तथ्य और दस्तावेज पर टिके रहना जरूरी है।
एक और बात, बहुत से लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऐसे दावे करते हैं कि और फॉर्म भर दो, पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी, या और प्लेटफॉर्म पर जमा करो, तुरंत बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसी बातें अक्सर लोगों को गलत दिशा में ले जाती है। कोई भी भुगतान या आवेदन करने से पहले आधिकारिक नियम देखें और अगर जरूरी हो तो अधिकृत सहायता केंद्र या ईपीएफओ के निर्धारित चैनल से सत्यापन करें। पेंशनर के लिए सबसे खतरनाक चीज है गलत जानकारी के आधार पर निर्णय लेना, क्योंकि नुकसान बाद में समझ आता है। आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, लेकिन साथ ही हर खबर को जांचे बिना आगे न बढ़ें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी जरूरी अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचती रहे। और हां, इसे उन साथियों तक भी शेयर कर दीजिए जो EPS-95 या EPFO पेंशन से जुड़े हैं, क्योंकि सही जानकारी जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही भ्रम कम होगा। अंत में फिर से संक्षेप में याद रखिए, न्यूनतम पेंशन को 5,000 भारतीय नेपाली रुपया करने पर चर्चा चल रही है, पर अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, निर्णय ने यह बात मजबूत कर दी है कि पेंशन एक अधिकार है, कोई एहसान नहीं। उच्च पेंशन और पुनर्गणना जैसे मामलों में रिकॉर्ड की शुद्धता और पारदर्शी प्रक्रिया सबसे अहम है। एरियर का मुद्दा संभव है, पर उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश आने जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दस्तावेज संभाल कर रखें, रिकॉर्ड अपडेट रखें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही साफ, तथ्य आधारित और काम की अपडेट्स लगातार मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि कोई जरूरी जानकारी छूटे नहीं। थैंक्स।